हेलो एवरीवन। व्याकरण में आज हम लोग रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वाक्य का स्वरूप। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहते हुए विचारों का आदान प्रदान करता है। विचारों के आदान प्रदान के लिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। भाषा को बोलने के लिए हमें वाक्यों की आवश्यकता पड़ती है। वाक्य शब्दों के सार्थक समूह से बनते हैं, किंतु जब शब्द वाक्यों में परिवर्तित हो जाते हैं तब वे शब्द न कहलाकर पद कहलाते हैं। वाक्य एक पद का भी हो सकता है और अनेक पद का भी। जैसे आओ एक पद का वाक्य, तुम भी अंदर आओ कई पद का वाक्य। और अब स्वरूप के बाद परिभाषा। विचारों के आदान प्रदान का सार्थक व व्यवस्थित शब्द समूह वाक्य कहलाता है। और अब परिभाषा के बाद वाक्य के भेद। सामान्यतः वाक्य के दो भेद होते हैं, पहला अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद के बारे में हम लोग इसके पूर्व के वीडियो में विस्तार से पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग रचना के आधार पर वाक्य भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो रचना के आधार पर वाक्य तीन तरह के होते हैं, पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। पहला सरल वाक्य। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहा जाता है। जिस वाक्य में एक मुख्य समापिका क्रिया अर्थात विधेय हो, भले ही कर्ता या उद्देश्य एक से अधिक हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। इस तरह के वाक्य में कोई उपवाक्य नहीं होता है। जैसे मुझे कल दिल्ली जाना है। सॉरी, अब ये क्या है? सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें एक क्रिया हो रही है जाने की। अब यदि हम कहें कि मुझे कल दिल्ली जाना है और उसके बाद परसों आगरा पहुंचना है, तब यह सरल वाक्य नहीं है, क्योंकि इसमें दो क्रिया हो गई, जाना है और पहुंचना है। कहने का मतलब यह है कि वाक्य में उद्देश्य एक से अधिक हो सकता है, किंतु विधेय या क्रिया एक से अधिक नहीं हो सकती है। अब सरल वाक्य की विशेषताएं। सरल वाक्य की क्या विशेषता है? तो जिस सरल वाक्य में क्रिया अकर्मक होती है, उस वाक्य में कर्म नहीं आता है। जैसे वह सो गया, वह जग गया। दूसरा, जिस सरल वाक्य में क्रिया सकर्मक होती है, उस वाक्य में कर्म आता है। जैसे बच्चे ने पाठ पढ़ा, मम्मी ने खाना खाया। और तीसरा, जिस सरल वाक्य में क्रिया सकर्मक हो लेकिन उसके साथ साथ द्विकर्मक हो, ऐसे वाक्य में दो कर्म आता है। जैसे नानी ने मुन्नी को कहानी सुनाया, सेठ ने नौकर को पैसे दिए आदि। और चौथा और अंतिम विशेषता है, जिस सरल वाक्य में क्रिया प्रेरणार्थक होती है, उस वाक्य में प्रेरक संज्ञा और प्रेरित संज्ञा दोनों का आना आवश्यक होता है। प्रेरक अर्थात जो कार्य को करा रहा है और प्रेरित अर्थात जो कार्य को कर रहा है। जैसे शिक्षक ने छात्र से लेख लिखवाया, मम्मी ने मोनिका से चाय बनवाया आदि। और अब विशेषताओं के बाद सरल वाक्य के घटक या अंग। सरल वाक्य के दो घटक हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है वह उद्देश्य होता है। उद्देश्य में मुख्य पद या कर्ता और कर्ता के विस्तारक तत्व विशेषण या विशेषण पदबंध आते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम उद्देश्य है। और यदि हमने कहा मोहन का पुत्र राम पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन का पुत्र यह उद्देश्य का विस्तारक है, कर्ता का विस्तारक तत्व है। और अब दूसरा घटक है विधेय। विधेय क्या होता है? उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय होता है।
विधेय के अंतर्गत क्रिया, क्रिया के विस्तारक तत्व कर्म, कर्म के विस्तारक तत्व पूरक और क्रिया विशेषणात्मक शब्द आते हैं। जैसे सार्थक पढ़ा, अब सार्थक उद्देश्य है और पढ़ा क्रिया या विधेय। अब यदि हम इसकी जगह पर कहें सार्थक पढ़ रहा है तो क्रिया का विस्तार हो गया, विधेय का विस्तार हो गया। सार्थक विज्ञान पढ़ रहा है और विस्तार हो गया। और अब घटक के बाद एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सरल वाक्य में जो क्रियापद है वह एक भी हो सकती है और अनेक भी हो सकती है। जैसे राम राजा थे, एक क्रियापद। लड़का बाजार जाता है, दो क्रियापद। वह खाना खा रहा होगा, खा रहा होगा, तीन क्रियापद। वह बाजार जा रही होगी, तीन क्रियापद। शिशिर योग किए जा रहा था, चार क्रियापद। भारत कई दशकों से आतंकवाद से जूझता चला आ रहा है, पांच क्रियापद। तो मतलब क्रियापदों की संख्या कोई सरल वाक्य में निश्चित नहीं है। हाँ, मुख्य क्रिया एक ही होगी, लेकिन क्रियापद उससे अधिक भी हो सकता है। और अंत में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद का पार्ट 1 वीडियो जो है उसमें आपको उद्देश्य और विधेय के बारे में डिटेल से यदि पढ़ना है तो आप उस वीडियो को देखिए। यहाँ पर हमारा ये वीडियो पूरा हुआ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।